हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सेशन। आज इस सीरीज़ का लास्ट सेशन है, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन होंगे उनको पार्ट वाइज देखेंगे। तो चलिए, ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और देखिए, ये जो मॉडल पेपर है ये आपके किसी भी स्तर के एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर कोई एसएससी सीजीएल हो, ठीक है। क्योंकि इसका देखिए क्वेश्चन तो यूपीएससी लेवल के हैं, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, व्याख्या होगा, उसका एक क्वेश्चन के पीछे आप 10-10 जानकारियाँ जोड़ी जाएंगी। तो आप इसमें बने रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका है, क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखेंगे, क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। हर एक बात आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, आपको लैंग्वेज का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें देखिए, He was born in Tamil Nadu and is the most respected आचार्य in the philosophy of Sri वैष्णवानिज्म, ठीक है। तो अब इसमें देखिए एक कैरेक्टर के विषय में बात हो रही है कि वो तमिलनाडु में पैदा हुए, ठीक है। और वो बहुत ही रिस्पेक्टेड आचार्य थे, किसके? जो वैष्णववाद का जो अगर हम दर्शन देखें, ठीक है, वैष्णववाद का वैष्णविज्म, ठीक है, यानी वैष्णववाद का जो दर्शन है उसमें रिस्पेक्टेड आचार्य की भूमिका में रहे। और अगर हम बात करें, ही इज़ फेमस एज द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द वैष्णव विशिष्ट द्वैतवाद सब स्कूल ऑफ वेदांता एंड रोट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट सच एज भाष्य, ठीक है। तो भाष्य किसने लिखा है, इस पे भी अगर आपका दिमाग स्ट्राइक कर गया तो भी हो जाएगा। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, इस पे स्ट्राइक कर गया तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। और आचार्य और फिलॉसफी ऑफ श्री वैष्णविज्म में अगर स्ट्राइक हो गया ब्रेन में तो ये भी आपको हिंट देता है। लेकिन जो भाष्य है और जो विशिष्ट द्वैतवाद है, ये उनकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस में है, ए है सिद्धेश्वर, बी है सोमेश्वर, सी है त्रिवुल्लुवर, उसके बाद डी है श्री रामानुजाचार्य, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने ऑप्शन नंबर डी चूज किया होगा और यही इसका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए रामानुजाचार्य सामने आए हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, तब तक आप धैर्य रखिए, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं क्या, कि अगर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात हो, ठीक है, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, स्टैचू ऑफ इंटीग्रिटी है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। तो ये किनको समर्पित है, ये रामानुजाचार्य जी को समर्पित है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, दुनिया में इसकी अगर स्थिति की बात करें तो बैठी हुई मुद्रा में अगर देखें तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको हम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं। और ये डेडिकेटेड है श्री रामानुजाचार्य जी को। और इन्होंने अपने जीवन के 120 साल, ठीक है, ऐसे कार्यों में बिताया, ठीक है, जिससे एक समाज को एक अच्छा दिशा मिले, ठीक है। और जिसकी वजह से, ठीक है, आप देखेंगे पंचलोहा से निर्मित हुआ है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अब पंचलोहा में कौन कौन सी धातुएं सम्मिलित हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में जो पंचलोहा शब्द यूज किया गया पंच धातुओं में कौन कौन सी धातुएं हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी धातु हैं ये जान लीजिए। सोना है Au जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद चांदी है जिसको सिल्वर बोलते हैं, Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पीतल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर, ठीक है। उसके बाद अगर आता है आपका क्या, जस्ता, ठीक है। तो जस्ता आप बताइएगा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, विशेष क्या है ये बताइए। सोना, तांबा, चांदी, पीतल, सॉरी कापर का होता है तांबा, और आप क्या है पीतल का आप बताइएगा, ठीक है। पीतल और जस्ता आप बताइएगा इसका क्या होता है सिंबल, ठीक है। तो इन 5 धातुओं से मिलकर बना है क्या, इन पंचलोहों से मिलकर बना है क्या, बताइए। जो इनकी मूर्ति बनी हुई है ना, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, वही बनी हुई है, ठीक है। किससे, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, और उसके बाद कौन सी धातु बताइए, जस्ता, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। और इसमें जो 120 किलो जो सोना इसके मतलब गर्भगृह में जो विशिष्ट मतलब गर्भगृह है, आंतरिक गर्भगृह, 120 किलो सोना यूज किया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि इन्होंने अपना जीवन का 120 साल, ठीक है, अपने ऐसे कार्य में दिया जिससे एक समाज को अच्छी दिशा मिले, ठीक है। और इनके जन्म से रिलेटेड जो हमने बात करी थी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तमिलनाडु। कब हुआ था, 1017 में, ठीक है, 1017 AD में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, 1017 या फिर 1017 AD, ठीक है। तो ये भी याद करने जैसी बात है।
और इसमें वैष्णववाद तो हमने पहले ही देख लिया कि ये वैष्णववाद दर्शन के प्रवर्तक थे, आचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद यहाँ पे आया है, ये है क्या बताइए। विशिष्ट द्वैतवाद कंसेप्ट का क्या मतलब, देखिए द्वैतवाद होता है, अद्वैतवाद होता है, और होता है क्या, विशिष्ट द्वैतवाद। अब इसमें थोड़ा सा समझने जैसी चीज़ है। देखो द्वैतवाद क्या होता है वो जानना जरूरी है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। द्वैतवाद क्या कहता है कि जो ईश्वर हैं और जो जैसे आत्मा और परमात्मा, ठीक है, वो दोनों अलग अलग विषय हैं, ठीक है, और आत्मा जो है वो परमात्मा से मतलब भिन्न चीज़ है, ठीक है, ये है द्वैतवाद। अगर अद्वैतवाद की बात करें तो ये दोनों ये मानते हैं, ठीक है, अद्वैतवाद वाले क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि ईश्वर और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने वाले लोग बोलते हैं कि हर एक क्या है, इंसान में ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर और आत्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पे आती है तीसरा विशिष्ट द्वैतवाद जो रामानुजाचार्य जी प्रमोट करते हैं। उसका क्या मतलब है, विशिष्ट द्वैतवाद ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा, ठीक है, भिन्न है, ठीक है, लेकिन जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, ठीक है। तो ये है एक सीक्वेंस, और विशिष्ट द्वैतवाद यही बोलता है कि आत्मा और परमात्मा भिन्न होते हुए भी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, और अंततः वो आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, ठीक है। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 91 का उद्देश्य पूरा होता है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। और इनका बचपन का नाम एक चीज़ याद रखिएगा, इलाया पेरुमल के नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है। तो अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। आपको दिए गए कथनों पर विचार करना है। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओ एलिगेंस टू बोथ द यूनियन एंड स्टेट। इसका क्या मतलब है इस कथन का, जो भारत के नागरिक हैं वो संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं, ठीक है। अगर जो भारत के नागरिक हैं उनको देखा जाए तो सिटीजन ऑफ इंडिया ओ मतलब, ओ का मतलब क्या है, निष्ठावान होना, ठीक है, या फिर उसे कैरी करना। ओ एलिगेंस टू बोथ द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। अब सेकेंड देखिए, ये वो वाला एलिगेंस नहीं है, ये एलिजियंस है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, निष्ठावान, ठीक है। और यहाँ पे ओ का मतलब क्या है कि प्रति हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है, इन इंडिया ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एक भारतीय का, ठीक है, नागरिक होना ही उपयुक्त नहीं है, वो भारत में बाई बर्थ वो मतलब नागरिक हो, ठीक है, जन्म से वो नागरिक हो तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो अगर इसमें हम बात करें दोस्तों तो देखिए इसमें द सिटीजन ऑफ इंडिया वो एलिजियंस बोथ यूनियन एंड स्टेट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें सिटीजनशिप भारत में तो सिंगल है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो हर एक व्यक्ति केवल यूनियन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर उसी के मतलब फेवर में ही क्या करता है, अपनी नागरिकता रखता है, ठीक है। तो हमारे वहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, तो हम स्टेट और यूनियन के लिए अलग अलग क्या भाव नहीं रखते हैं, ठीक है, निष्ठावान नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरा है इंडिया ओनली अ सिटीजन, ठीक है, बाय बर्थ, ये गलत है, ठीक है। ये वाली कॉन्सेप्ट यूज़ कहाँ पे की जाती है, यूएसए में, ठीक है। यूएसए में अगर कोई सिटीजन बाय बर्थ है तो ही वह प्रेसिडेंट वहाँ का बन सकता है। तो ये भारत में नहीं है, यहाँ पे बाय बर्थ और बाय रजिस्ट्रेशन भी जो अगर नागरिक है वो बन सकता है। तो इसमें स्टेटमेंट डी होगा, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो याद करने जैसी बात थी। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप की बात आई है, ठीक है, तो ये जस्ट लाइक कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, भारत का संविधान, जिसमें हम यूनियन के रिस्पेक्ट में ही फेवर्ड होते हैं, या फिर हम अपनी नागरिकता सिर्फ और सिर्फ
देखें तो संघ के प्रति निष्ठावान होते हैं। अगर नागरिकता के रिस्पेक्ट में देखें, इसमें स्टेट का कॉन्सेप्ट की अगर बात करेंगे तो स्वीडन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है अलग अलग नागरिकता, ठीक है, स्टेट का अलग, ठीक है, यूनियन के रिस्पेक्ट में अलग, तो वहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से। विथ रेफरेंस टू द थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो जो मूल संरचना है संविधान का, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। अब उससे रिलेटेड स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पहला है इट फर्स्ट इमर्ज्ड इन द केशवानंद भारती केस, मतलब ये पहली बार केशवानंद भारती केस में सामने आया था। दूसरा स्टेटमेंट है इट वीकेंस द बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये क्या करता है, ये अगर देखा जाए तो क्या करता है, जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बीच में क्या कर रहा है, ये कमजोरी पैदा करता है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये उसको कमज़ोर करता है, उसके रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को। तो बताइए, देखिए अगर हम देखें इस क्वेश्चन में 93 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। केशवानंद भारती केस जब आया था, कब आया था बताइए, केशवानंद भारती केस आपको पहली बार कब देखने को मिला था, 1973 में, ठीक है, 1973 में, ठीक है। अब इसमें आया था क्या, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अपना दिया था, ठीक है। अगर हम इसमें सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, वो क्या करता है, वीक नहीं करता है, एक्चुअल में क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से ऑप्शन ए केवल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ लाइनें आपको बोलेंगे जिसे ध्यान से सुनना है, ठीक है, और वो आपके क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं केशवानंद भारती के विषय में, ठीक है, तो केशवानंद भारती केस 1973 में एक फैसला सुनाती है, ठीक है। और इसमें क्या बोलती है कि जो भी, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई नियम कानून, जैसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपने देखा होगा बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे गरिमा में जीवन का प्रावधान है ना, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मतलब प्रावधान हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, ये भी तय हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट, ठीक है, कौन सा राइट्स क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होने का मतलब क्या है कि उसमें किसी भी तरह से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए, अब ओके, तो हम इसमें देख लेते हैं जो केशवानंद भारती केस था उसमें संसद पे क्या क्या प्रतिबंध लगे थे, ठीक है। तो इस निर्णय में क्या हुआ था, संसद की संविधान में जो संशोधन करने की जो शक्ति थी उस पर कुछ विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की गई थी। इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी संशोधन संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा क्या था, यह संसद को संविधान के किसी या सभी भागों में संशोधन करने की अनुमति देता है, ठीक है, लेकिन कुछ निर्धारित सीमा के भीतर, ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट हो सकते हैं लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होगी, ठीक है। और आपको पता ही है आर्टिकल 13 में ये बात कही गई है, अगर कोई भी संविधान संशोधन होता है, ठीक है, अगर वो क्या होता है किसी मतलब फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई भी अधिकार है, मौलिक अधिकार, ठीक है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत या तो फिर वो पहले से बनी हुई नियम कानून हो या संसद कोई नियम कानून बनाए तो उसका प्रभावहीन हो जाता है, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया था केशवानंद भारती केस में कि संसद संविधान के किसी भी विभाग में, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, प्रियम्बल हो, किसी में भी संशोधन कर सकता है लेकिन उसके लिए एक सीमा निर्धारित होगा, ठीक है। संविधान की मूल संरचना और इसके मूल तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी भी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। ये चीज़ उसमें फैसले में आया था, ठीक है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें देखिए मूल संरचना की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारतीय संविधान है एक जीवंत संविधान का उदाहरण है, इसलिए इसमें मूल संरचना का सिद्धांत होना ही चाहिए, ठीक है। संविधान में इस सिद्धांत का उल्लेख अगर देखें तो नहीं है, जो मेंस
जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। और यह एक ऐसा विचार है जो न्यायिक व्याख्याओं से उत्पन्न हुआ है। जैसे बहुत सारे जो जुडिशियल अगर देखेंगे वर्डिक्ट आए हैं, ठीक है, वहाँ से ये सामने निकल के आया है कि संविधान का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो क्यों ना संसद ही हो, ठीक है। तो इसमें न्यायपालिका क्या होती है, मतलब जो जुडिशरी होती है ये डिसाइड करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा क्या नहीं होगा। ये समय समय पर ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। आपको आर्टिकल 20 के बारे में बताना है, अनुच्छेद 20 के बारे में कुछ प्रावधान है, आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ शैल बी इनेक्टेड वेदर इन सिविल और क्रिमिनल मैटर्स। मतलब क्या है बताइए। इस क्वेश्चन का मतलब है दीवानी या फौजदारी मामलों में कोई पूर्व पद प्रभाव कानून जो पहले से मतलब चल रहा हो, ठीक है, वो क्या होगा, अधिनियमित नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जैसे मान लीजिए अब क्या है, मैंने जिस समय कोई कांड किया, ठीक है, उस समय जो नियम कानून था उसी नियम कानून के अंतर्गत मुझे दंड मिलेगा, ठीक है। अगर कोई आज चल के नियम कानून बनता है तो उसके अंतर्गत मुझे पुनः दंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 20 इसके विषय में बात करता है। अब इसमें सेकेंड स्टेटमेंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिविंग थंब इम्प्रेशन एंड ब्लड स्पेसिमेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्व अभिशंसन से सुरक्षा में जैसे अंगूठे की निशान और रक्त के नमूने देने से इसमें सुरक्षा सम्मिलित है, ठीक है। आप चाहते हैं नहीं देना तो आप नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या ऐसी बातें हैं। तीसरा है इन केस ऑफ करप्शन चार्जेज अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट आइदर द कोर्ट और डिपार्टमेंट शुड टेक एक्शन टू अवॉइड डबल जियोपार्डाई, ठीक है। जैसे डबल जियोपार्डाई का क्या मतलब है, आपको एक बारी दंड मिल चुका है किसी कानून के अंतर्गत और दोबारा से कोई नए कानून के अंतर्गत आपको दंड मिले, इसको बोलते हैं डबल जियोपार्डाई, ठीक है। तो किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी छत से बचने के लिए या तो न्यायालय या विभाग को ही कार्यवाही करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ करप्शन चार्जेज अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट आइदर द कोर्ट और डिपार्टमेंट शुड टेक एक्शन टू अवॉइड डबल जियोपार्डाई, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। इसको हम जूम आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम करेक्ट की बात करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव इनकरेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैसे सारे के सारे ऑप्शन गलत कैसे हो गए। अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट में, ठीक है, तो मतलब अगर देखें कि एक सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर ही आरोपित की जाती है न कि नागरिक कानूनों पे। तो इसमें क्या कहा है, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों के लिए, ठीक है, कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ शैल बी इनेक्टेड वेदर इन सिविल और क्रिमिनल मैटर्स। तो ये सिर्फ और सीमा किस पे लगती है, आपराधिक यानी क्रिमिनल केसों पे, ठीक है। और अगर वो कोई सिविल राइट्स है तो उसमें नए कानूनों के लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है, कि वो नए कानून के हिसाब से उसे दंडित नहीं किया जा सकता या फिर नहीं किया मतलब आरोप जो भी लगे हैं उसे नए कानून के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपराधिक कानूनों पर आरोपित होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो नागरिक जो भी लाइबिलिटी है, सिटीजनशिप की लाइबिलिटी जो भी है नागरिक देता है या फिर कर पूर्व व्यापी आरोप में जो भी आरोपित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नागरिकों के लिए अगर जो नए नियम कानून बनते हैं तो इन्हें, ठीक है, देखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है इसमें स्व अभिशंसन के विरुद्ध यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध, ठीक है, अनिवार्यता पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके विरुद्ध संरक्षण का विस्तार इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। स्व अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण का विस्तार नहीं है। भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादन पर, दूसरा अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, रक्त के नमूने की अनिवार्यता पर और किसी इकाई की प्रदर्शनी की अनिवार्यता तक, ठीक है। तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिविंग थंब, ठीक है, उसके बाद थंब इम्प्रेशन एंड ब्लड स्पेसिमेंस, ये गलत है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या चूज करना है, करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 22
सॉरी 20, ठीक है, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो करेक्ट आपको मतलब संरक्षण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो सही स्टेटमेंट है उन्हें चूज करना है, तो ये आपका गलत हो जाता है। कैसे? जो स्व अभिशंसन है उसके लिए मतलब उसके विरुद्ध जो संरक्षण है उसका विस्तार नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेटमेंट थर्ड की, ये कैसे इनकरेक्ट है? इन केस ऑफ करप्शन, ठीक है, अगर आप किसी करप्शन में लिप्त हैं, ठीक है, और इसमें अगर हम बात करते हैं दोहरी छत के विरुद्ध अगर सुरक्षा का मामला है तो केवल एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष ही उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष सुनवाई में लागू नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये न्यायिक प्रकृति के नहीं है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसको हमने देख लिया था, ठीक है। जैसे इसमें थर्ड स्टेटमेंट नहीं समझा था हमने, इन केस ऑफ करप्शन चार्जेज अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट आइदर द कोर्ट और डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला हिस्सा आप काट दीजिएगा, ठीक है। ये इसमें कोर्ट की केवल बात होती है, ना कि डिपार्टमेंट की, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है और ये बात हमने देख लिया था, ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का उद्देश्य कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखिए ध्यान से क्या है, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, यानी कि संविधानवाद इज अ फिलॉसफी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, ये एक फिलॉसफी है लिमिटेड गवर्नमेंट की, सीमित सरकार की। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्सेस दिस फिलॉसफी। अब इसमें आपको बताना है कि जो क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन सी विशेषता है जो इस सिद्धांत को क्या करती है, इन्फोर्स करती है, लगाती है या फिर दिखाती है या जताती है, ठीक है। तो बताइए परिवर्तनीय कौन बनाती है इस सिद्धांत को? फंडामेंटल राइट्स स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, थर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को हम संविधानवाद बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब इस फिलॉसफी को, ठीक है, भारतीय संविधान का वो कौन सा गुण है, ठीक है, जो क्या करता है, इस फिलॉसफी को प्रवर्तनीय बनाता है? तो बताइए। हमने स्टेटमेंट पढ़ दिया है, अब आपको बताना है। इसमें देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है सिर्फ वही एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे कैसे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये दोनों नहीं हैं, केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो फीचर है संविधान का, ठीक है, ये संविधानवाद को क्या करता है, संविधानवाद की जो फिलॉसफी है उसको क्या करता है, इन्फोर्स करता है, ठीक है। अब कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमने संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझा कि सीमित सरकार के संदर्भ को ये दर्शाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि सरकार को प्रदान की गई जो भी शक्तियां हैं वो असीमित नहीं हैं, ठीक है। क्या अर्थ है इसका? सरकार को जो भी शक्तियां प्रदान की गई हैं वो असीमित नहीं हैं, अनलिमिटेड नहीं हैं, बल्कि सीमित हैं। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों पर क्या करता है, समय सीमा या फिर समय समय पर क्या करता है, उसके लिए सीमाएं तय करता है, प्रतिबंध लगाता है। जैसे राज्य को नागरिकों का जो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो अब इसको हिंदी में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इनका जो ये अधिकार है इसका सम्मान करना पड़ता है, ठीक है। और यही फिलॉसफी है क्या, बताइए। जैसे सरकार है वो अनलिमिटेड कोई भी नियम कानून नहीं, अभी मैंने एक क्वेश्चन के पहले बताया था कि सरकार या फिर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करें, वायलेट्स करें, ठीक है, उसका मतलब उल्लंघन करें, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। यदि सरकार इन अधिकारों का सम्मान नहीं करती है तो पीड़ित नागरिक इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की सहायता ले सकता है। इस संदर्भ में ये प्रतिबंधों के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है, कौन, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन राज्यों की जो डीपीएसपी है उसमें मतलब वो परिवर्तनीय नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए मतलब स्टेट गवर्नमेंट जवाबदेही नहीं होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है और उसके रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको जो भी अधिकार दे रखा है, ठीक है, उसकी पूर्ति करता है या नहीं करता, ठीक है। और जो मूल कर्तव्य है वो वास्तव में सरकार पर नहीं अपितु नागरिकों पर आरोपित प्रतिबंध है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सरकार इसका वहन तो करती ही करती है, ठीक है, वो रिस्पेक्ट उसको तो करना ही करना है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो नागरिकों के लिए हैं, ठीक है, और इसका वहन कौन करता है बताइए, नागरिक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और इस तरह से इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन 96 के ऊपर। 96 नहीं है, ये 96 है। तो क्वेश्चन को मैं एक बार जूम करता हूँ, उसके बाद जूम आउट करूँगा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 96 पढ़िए। इफ़ अ नेशनल इमरजेंसी इज़ डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, अगर क्या होता है आर्म रिबेलियन के आधार पर, ठीक है, उसको ग्राउंड बना के नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ठीक है। तो पहला है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है, इस स्थिति में जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी आपके मूल अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, दूसरा भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अभी हम बताते हैं यहाँ पे गलती कहाँ पे हो रही है, ठीक है। द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 21 एंड 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। तो बताइए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सर इमरजेंसी, अब मैं जूम आउट करता हूँ, अब ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। देखिए जहाँ पे संदेह था वो स्टेटमेंट थर्ड में आपको देखने को मिल गया है, ठीक है। तो इसमें अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट है। बताइए बताइए बताइए। इसमें क्या है, द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड। हाँ, ये तो सही है, तो स्टेटमेंट थर्ड तो करेक्ट है, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, हाँ ये भी सही है। अगर नेशनल इमरजेंसी मतलब डिक्लेयर होता है तो क्या होता है बताइए, जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, तो ये युद्ध बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल की स्थिति में निलंबित होते हैं। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमने केवल नेशनल इमरजेंसी को कंसिडर किया, आर्म रिबेलियन को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसको हम सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं, इसके आधार पर हमने बोला था क्वेश्चन में, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट चूज करते वक्त हम आर्म रिबेलियन को भूल गए थे, ठीक है। अगर देखिए कोई बाह्य आक्रमण होता है, ठीक है, और उस स्थिति में अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए सारे अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके लिए आप जाके कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये आर्म रिबेलियन के बेसिस पे है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी अधिकार प्राप्त हैं वो क्या होते हैं बताइए, वो निलंबित नहीं होते, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है। इसमें देखिए मुझसे ही गलती हो रहा था, आर्म रिबेलियन को मैं नेगलेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट। अब देखिए वन जहाँ जहाँ पे उसे इनकरेक्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बताइए, ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा भाई। अब ऐसी स्थिति में आप फंडामेंटल राइट जो भी आपको मिला हुआ है, ठीक है, अगर आप कोर्ट में जाते हैं उसको क्या कराने के लिए, प्रवर्तनी कराने के लिए, तो ये जो अधिकार होता है उसको प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या था, करेक्ट ही था। तो इस आधार पे आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, हमने इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। 21 और 22 नहीं है एक्चुअल में, ये 20 और 21 है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गया है ना। क्वेश्चन इजी था फिर भी हमसे मिस्टेक हुआ, और इसमें हम सही जवाब तक अब पहुँचे हैं, ठीक है। यहाँ पे बात जो है ध्यान देने लायक है, और यहाँ पे जो आर्म रिबेलियन है यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारे हाथ से निकल रहा था, लेकिन हमने एट लास्ट इसको कैच कर लिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जब बाह्य आक्रमण होता है तब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब हटता है इसका इन्फोर्समेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट चाहे तो सस्पेंड कर सकते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए ये प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर है। केवल ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में केवल आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत जो अधिकार मिले हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है, तो ठीक है, हो जाती है गलती। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, विथ रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बात करना है। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती है उसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको जवाब देना है, ठीक है। तो पहला है, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 350B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकेंड है, इट कैन इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर बोथ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहला क्या है, इसका जो उपबंध है या फिर इसका जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350B के तहत किया गया था, ठीक है। ये तो भाई जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट कहीं न कहीं क्या है, करेक्ट है, ठीक है। वेट अ व्हाइल, ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर देखिए इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इट कैन इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स, नहीं, ये संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों के लिए जो मतलब उपबंधित रक्षोपाय है उससे संबंधित सभी मामलों की जांच नहीं कर सकते, यह गलत है, ठीक है। और इस पे हम रोक लगाते हैं और स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाता है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या इनका फंक्शन है, ठीक है, तभी तो ये तय होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आपने ट्राई किया होगा, होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 97 का, तो मूल रूप से अगर हम बात करें भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष अधिकारी का उपबंध या प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने जैसी चीज़ है। अगर हम देखें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की मतलब एक कमीशन आई थी, ठीक है, कब आई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, राज्य पुनर्गठन आयोग। कब आई थी, 1953, ठीक है, और 55 तक, इसके बीच में इसने क्या बोला था, ठीक है, इसने बोला था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए इसने रिकमेंड किया था, कौन, SRC 1953 और 55 के अंतर्गत, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंतर्गत, ठीक है, ये बात रखी गई थी, रिकमेंड किया गया था। अब इसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन होता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब, 1956 में, ठीक है, ये भी याद करने जैसी बात है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, 16 में, ठीक है, सॉरी पार्ट नहीं ऐड होता है, एक अनुच्छेद ऐड होता है, किसमें, 16 पार्ट में, ठीक है। अगर हम बात करें किसमें, सॉरी 17 पार्ट में, मैं कहाँ कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो पार्ट
17 में, ठीक है, क्या होता है, एक नया अनुच्छेद जुड़ता है, ठीक है, और उसमें क्या प्रावधान किया जाता है बताइए। पार्ट कौन सा है यार, जस्ट वेट अ व्हाइल। ओके, हम सही थे उस समय, ठीक है। तो इसमें पार्ट जो 7 है, सॉरी 17 पार्ट है भारतीय संविधान का, जो 17वां भाग है, उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है अलग से, जिसका नाम है अनुच्छेद 350B, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको जोड़ा जाता है और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है, जो अधिकारी का नियुक्ति किया जाता है। पार्ट 17 में अमेंडमेंट होता है, ठीक है, और उस अमेंडमेंट के दौरान आर्टिकल 350B में, ठीक है, एक स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, और ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और अगर बात करें तो विशेष अधिकारी का कार्य और कर्तव्य क्या होता है, वो संविधान के अधीन मतलब कार्य करते हैं, और वो जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लोग होते हैं और उनके लिए जो भी रक्षोपाय होता है ना, उससे संबंधित विषयों का जांच करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं बताइए, जांच करते हैं उनके लिए जो भी रक्षोपाय हों, ठीक है, जो भी उनके लिए उनसे संबंधित जो भी मतलब ऐसे उनकी मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें हों लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के, ठीक है, या फिर उनके वेलफेयर की जो भी बातें हों, उसका क्या करते हैं, वो जांच करते हैं, और वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों का रिपोर्ट सौंप देते हैं, ठीक है। और जिनमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, और चाहे तो कर सकते हैं। राष्ट्रपति ऐसे तभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे, और संबंधित राज्यों की सरकारों को भी इस रिकमेंडेशन को या फिर इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, सभी स्टेट के राज्य सरकारों को भिजवाएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए स्टेटमेंट सेकंड जो था वो इनकरेक्ट क्यों था, इट कैन इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर रिलेटिंग टू द सेफ गार्ड, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर बोथ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे, उनके सेफ गार्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 97 का उद्देश्य कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। Which of the following initiative of the government is said to be giving effect to the directive principle of state policy, ठीक है। आपको बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 98 में, क्वेश्चन पढ़िए एक बारी। सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाती हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 है ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर पीपल एबव 65 ईयर्स, मतलब अगर कोई 65 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो उसके लिए वृद्धा पेंशन का आयोजन करना। दूसरा है एडॉप्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अपनाना। तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि क्या है सिंचाई योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, ये भी क्या करती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती है क्या। चौथा है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मतलब महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है वो भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होगा, इसमें देखिए चारों के चारों सही हैं, ठीक है, चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों, Which of the following initiative of the government is said to be giving effect to the directive principle of state policy, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये जितने इनिशिएटिव हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, और ये उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन धारक जो स्कीम आती हैं वो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा होता है, ठीक है। और अगर बात करें एडॉप्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी किसका हिस्सा है, DPSP को ये भी प्रभावित करता है। अगर हम बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये भी DPSP को ही प्रभावित करती है, और जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल आपने देखा होगा कि रोजगार सबको मिले, ठीक है, आर्टिकल 43 एक बारी देखिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी और उसको आप पढ़िएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 43 में और भी एक दो आर्टिकल हैं जिसमें रोजगार का मतलब प्रावधान करना, ठीक है, स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि DPSP का एक पार्ट है, ठीक है। तो मतलब ये क्या करती हैं, DPSP को प्रभावी बनाती हैं या फिर प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसमें सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें देखिए हमने सारे बातों पे यहाँ पे आर्टिकल 43 और 41 दोनों की बात करें, ठीक है। तो आर्टिकल 41 जो एम्प्लॉयमेंट वाली बात है, ये आर्टिकल 41 की स्पेशल विशेषता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में क्या करना है, लोक सहायता पाने का अधिकार का उपबंध आर्टिकल 41 करता है। तो इसमें ये भी आ जाता है और ये चौथा स्टेटमेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से, लापरवाही कहीं पे भी हो सकती है ना। तो इस तरह से हम 98 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अगर हम इसमें सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो आर्टिकल 50 के ऊपर हम चले जाते हैं, ठीक है। 50 के ऊपर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, अनुच्छेद 50 का क्या मतलब, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, जो स्पष्ट रूप से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जो पृथक्करण है शक्तियों का, उसका मांग करता है। लेकिन जो दंड प्रक्रिया संहिता है 1973, वो राज्य की जो लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया है, ठीक है। जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, उसने क्या किया है, राज्य का जो मतलब स्टेट सिविल सर्विसेज होता है, ठीक है, उसमें पब्लिक सर्विसेज बोल रहे हैं, ठीक है, उसका न्यायपालिका को, ठीक है, कार्यपालिका से पृथक किया है, ठीक है। और इस प्रकार अगर बात करें तो जिला अधिकारियों जैसे कलेक्टर, तहसीलदार आदि के पास निहित न्यायिक शक्तियाँ समाप्त कर दी गई, ठीक है। तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा किसका पार्ट है, ठीक है, और ये किस प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता प्रभावित करता है डीपीएसपी को, ओके, या फिर प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये किसका मतलब अगर देखें तो हिस्सा है। अगर आप जाते हैं आर्टिकल 48 की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट के लिए हम बात करेंगे आर्टिकल 48 की। तो इसमें क्या लिखा गया है बताइए, 48 किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, कृषि पशुपालन के आधुनिकीकरण की मांग करता है, ठीक है। तो अगर ये 36 से 51 के बीच में आता है 48, तो कृषि और अगर पशुओं से रिलेटेड बात करता है तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो तो डीपीएसपी को प्रभावित करेगा ही ना, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। अब इसमें क्या है, जो टीम इंडिया विंग ऑफ नीति आयोग है वो किसको किसको सम्मिलित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले मतलब फर्स्ट सेशन में मैंने नीति आयोग के कार्यों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे टीम इंडिया विंग नहीं आया था, ठीक है। तो आपको बताना है किसको किसको सम्मिलित करता है। ए है प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बी है रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एवरी स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, सी है टॉप नोच डोमेन एक्सपर्ट्स, स्पेशलिटीज़ एंड स्कॉलर्स, डी है यंग स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट इंटर्न्स वर्किंग विथ नीति आयोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट होंगे और जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के मतलब पार्ट होंगे, ठीक है, ये इनका जो एक मतलब इनको ये सम्मिलित करता है टीम इंडिया में, ठीक है। तो प्रत्येक जो राज्य से प्रतिनिधि आते हैं, ठीक है, और जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ है, ठीक है, वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो सम्मिलित होते हैं किसमें, टीम इंडिया विंग में, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसमें देखिए अगर हम नीति आयोग की मतलब विशेषताओं के ऊपर बात करें तो इसमें जो प्रमुख शाखाएं हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे टीम इंडिया विंग इसकी एक शाखा है ना, उसी प्रकार से अन्य शाखाओं के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, नीति आयोग इधर खींच के लाया, ठीक है, और इसको हम थिंक टैंक भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए एक है रिसर्च विंग, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन कर लेते हैं। एक है रिसर्च विंग, ठीक है, RW से डिनोट किया, एक है कंसल्टेंसी विंग, CW से डिनोट किया, और एक है क्या, टीम इंडिया विंग, टीम इंडिया विंग TIW से डिनोट किया, ठीक है। अब इन तीनों का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे क्या है कैसे है, सारी विशेषताओं पे बात करेंगे। अगर हम रिसर्च विंग की बात करेंगे, ठीक है, तो ये किसको मतलब समर्पित है, ये थिंक टैंक के रूप में, ठीक है, एक इन हाउस सेक्टरल एक्सपर्टाइज की बात करती है, मतलब अंतर्गृह जो प्रक्षेत्रीय विशेषज्ञता होती है उसको विकसित करती है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं, रिसर्च के और विशेषज्ञ और विद्वान इसमें सम्मिलित होते हैं, ये चीज़ आपको
ध्यान रहे, रिसर्च विंग में, ठीक है। तो जो थिंक टैंक के रूप में अगर हम देखें तो हम रिसर्च विंग को देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम इन हाउस सेक्टरल एक्सपर्टाइज के रूप में देखते हैं और उनका डेवलपमेंट से रिलेटेड इसमें बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसर्च विंग। उसके बाद कंसल्टेंसी विंग, ठीक है। रिसर्च विंग तो हमने देख लिया, यहाँ पे थिंक टैंक की बात आती है, ठीक है। तो एक छोटा सा आप ऐसे नोट बना रहे हैं तो बना लीजिएगा। उसके बाद कंसल्टेंसी विंग की बात करें तो इसमें कौन है, केंद्र और राज्य सरकारों के उपयोग हेतु जो विशेषज्ञता एवं निधियन का एक बाजार उपलब्ध कराती है, ठीक है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के उपयोग हेतु क्या करती है, स्पेशलिटीज़ या एक्सपर्टाइज की बात करती है, ठीक है। और क्या करती है, एक निधियन का एक बाजार उपलब्ध कराती है जो उनकी आवश्यकता के अनुसार समस्या का समाधान करने के लिए सार्वजनिक और निजी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग स्वयं सभी सेवाएं देने के साथ मतलब उसके स्थान पर क्या करती है, विलनकर्ता की भूमिका निभाती है, स्वयं ये सारी सेवाएं नहीं देती है, ठीक है। प्राथमिकता वाले मामलों में अगर हम बात करें तो अपने संसाधनों को केंद्रित करने में सक्षम रहता है कौन, कंसल्टेंसी विंग, जबकि शेष मामलों में मार्गदर्शक और समग्र गुणवत्ता जांचकर्ता का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया कंसल्टेंसी विंग का बात है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक चीज़ याद रखिएगा, ये विशेषज्ञता एवं निधियन का बाजार उपलब्ध कराता है। इतना भी अगर आपको याद है तो कंसल्टेंसी विंग आपको याद रहेगा, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा याद करने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के उपयोग हेतु विशेषज्ञता एवं निधियन का एक बाजार उपलब्ध कराता है कौन, कंसल्टेंसी विंग। उसके बाद टीम इंडिया की बात करें, टीम इंडिया विंग, तो इसमें प्रत्येक राज्य और मंत्रालय की जो प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बात किया था, और यह राष्ट्रीय सहयोग के लिए क्या होता है, एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है टीम इंडिया विंग। इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, अभी हमने देखा था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 99 का उद्देश्य कंप्लीट होता है, ठीक है। और अब हम बढ़ेंगे आगे। तो रिसर्च विंग, थिंक टैंक और जो इंटरनल एक्सपर्टाइज होती हैं, ठीक है, और जो भी किसी भी सेक्टर में इन हाउस सेक्टर एक्सपर्टाइज जो भी होती है, ठीक है, उसमें ये लोग होते हैं। और फिर कंसल्टेंसी विंग किस में कार्य करता है, अगर से क्या बोलते हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उनके उपयोग हेतु अगर कोई एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है, ठीक है, या फिर निधियन की आवश्यकता है, तो उसके लिए एक मार्केट की मतलब अवेलेबिलिटी कराता है कौन, कंसल्टेंसी विंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, वो कौन सी गारंटी देता है अपने नागरिकों को, ठीक है। तो 1 है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सेकेंड है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, थर्ड है इक्वलिटीज ऑफ आउटकम्स, फोर्थ है इक्वलिटीज़ बिफोर लॉ, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इसमें देखिए अगर हम बात करें सेकेंड और फर्स्ट भी सही है, लेकिन इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की बात नहीं करता है, ठीक है। तो सॉरी, इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर देखें तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है नागरिकों के लिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करता है अगर आप आर्टिकल किस में जाते हैं 16 में, ठीक है। और अगर अपने उसमें जाते हैं क्या बोलते हैं प्रीएम्बल में, तो वहाँ पे है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की भी बात करता है, लेकिन इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की बात नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एवं 4, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ आउटकम क्या है, तो यह एक ऐसी स्थिति है, ठीक है, जिसमें लोगों के पास लगभग समान भौतिक संपत्ति और आय होती हैं, या जिसमें उनके जीवन की सामान्य आर्थिक स्थिति एक समान होती है। संविधान परिणामों की समानता का उपबंध नहीं करता है, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ठीक है, कि वो इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स पे वर्क करे, ये गलत चीज़ है भारतीय संविधान के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए फर्स्ट सीरीज़ के, और थैंक यू वेरी मच। और ये
पार्ट 6। और देखिए ऐसे ही मतलब पार्ट्स आते रहेंगे, तो उसके लिए कोऑपरेट कीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।